हाय फ्रेंड्स, आज से हम लोग क्लास 10th की मैथ्स जो आपके है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, पहले मैथ्स पढ़ने से पहले हम क्लास 10 में किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है उसको देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या है, कि किस चैप्टर से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे यूनिट की बात है, आपके पास 7 यूनिट है। 7 यूनिट के बाद तो पहली यूनिट में जो है वो संख्या पद्धति पढ़ना है। पहली यूनिट में क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति पढ़ना है। और संख्या पद्धति जो आपको मिलेगा वो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओवरऑल पेपर में, बोर्ड एग्जाम में संख्या पद्धति से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, दूसरी यूनिट जो होगी वो बीज गणित होगी। बीज गणित से जो आपको पूरा बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेगा वो 18 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, इसी तरह निर्देशांक ज्यामिति से आपको 5 नंबर का मिलेगा। ज्यामिति से आपका 10 नंबर मिलेगा और त्रिकोणमिति में आपको 12 नंबर का मिलेगा। मेंसुरेशन में आपको 10 नंबर का, सांख्यिकी और प्रायिकता मिलाकर 10 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये ओवरऑल 70 नंबर का क्लासिफिकेशन है कि 70 नंबर कहां कहां से क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। सबसे ज्यादा जो नंबर आपको देने वाला है बीज गणित और मेंसुरेशन दे रहा है। अगर बीज गणित और मेंसुरेशन आप पढ़ रहे हो तो ये 30 नंबर 2 ही चैप्टर आपको मिल जाएंगे। बीज गणित अच्छे से पढ़ लोगे और त्रिकोणमिति पढ़ लोगे तो आपको ये जो चैप्टर 2 चैप्टर से ही 30 नंबर मिल जाएंगे और बहुत बड़ा वेटेज है इसके अंदर। तो आपको बीज गणित और त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है। और संख्या पद्धति 5 नंबर का है, निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर का है, बाकी सारे चैप्टर 10-10 नंबर के हैं। फ्रेंड्स, हम ये नहीं कहते कोई चैप्टर कम अच्छा है, कोई चैप्टर कम ज्यादा है, किसी चैप्टर कम वैल्यू है ज्यादा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम एक बात बता रहे हैं कि बीज गणित और त्रिकोणमिति का वेटेज ज्यादा होता है नंबर में, और ये थोड़ा बच्चों को समझ में कम आती है। रीजन इसके पीछे एक ही चीज का है, जैसे बीज गणित हो गया, निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, ये सब समझ में इसलिए कम आता है कि इसमें क्या होता है, फार्मूले का यूज होता है, सूत्र का यूज होता है। तो ये दोनों चैप्टर का वेटेज ज्यादा होता है, बाकी इनकी अपेक्षा में और चैप्टर का वेटेज नंबर में कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे। संख्या पद्धति के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। पहले संख्या पद्धति पढ़ लेंगे, फिर त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति पढ़ने के बाद, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, नहीं बीज गणितीय पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग संख्या पद्धति, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति। और एक बात फ्रेंड्स, जो हम आपको सवाल लगवाएंगे वो राजीव प्रकाशन की बुक से होगा। आपको एक साइड सवाल दिखेगी, दूसरा साइड हम उसका सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको काम क्या है, ध्यान से समझना है, सवालों को जहां समझना है वहां वीडियो पुश करना है, फिर से देखना है। फिर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, और कुछ सवाल हम आपको होमवर्क के लिए छोड़ेंगे, वो सवाल आपको लगाना भी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे आपका पहला चैप्टर जो है वो संख्या पद्धति है। क्या है? संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति में कई सारे चैप्टर, ऐसा नहीं है, आपका राजीव प्रकाशन में 1.1, 1.2 और उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, संख्या पद्धति में आपको पता है संख्या के बारे में पढ़ना है, और संख्या 2 ही प्रकार की होती है, एक वास्तविक होती है, एक काल्पनिक होती है। ये जो काल्पनिक संख्या है इसे आपको कहीं पर भी 10th सिलेबस में, यानी क्लास 10th के कैटेगरी में नहीं रखा गया। क्लास 10th में ये नहीं है काल्पनिक संख्या। आपको वास्तविक संख्या पढ़ना है क्लास 10th में। क्लास 10th में कौन संख्या पढ़नी है? वास्तविक संख्या में पढ़ना है। अब वास्तविक संख्या में भी कौन संख्या इसमें जाता पढ़ना आपको, जो आपको पढ़ना क्लास 10th में वास्तविक संख्या में आपको अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ना है, अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ना है, भाज्य संख्या के बारे में, और एक संख्या प्रमेय है, फिर उसके बाद अपरिमेय संख्या है। यानी इन सारी संख्याओं के बारे में पढ़ना है।
और इन सारी संख्याओं का आप क्लास 9th में अच्छी तरह से पढ़ चुके हो। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या को अंश बटे हर में लिखा जा सकता है। जिस संख्या को अंश बटे हर में लिखा जाता है, ये संख्या अंश बटे हर में होगी और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर नॉट इक्वल 0 हो, वो परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या आपका धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है। ठीक, आप परिमेय संख्या के लिए आप एक याद रखिए एग्जाम्पल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पाई। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और इसी अपरिमेय संख्या में जैसे आपका जिसका पूर्ण रूप से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, √3, √5, √11, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। या फिर जैसी संख्या अशांत संख्याएं होती है वो भी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों, यानी केवल ऐसी संख्या जिसके केवल 2 भाजक हो या 2 फैक्टर, कुछ भी कह सकते हो, 2 भाजक या गुणनखंड, यानी भाजक मतलब भाग करने वाला हो। जैसे हम कह दें कि 3 को भाग करने वाला कौन कौन है, तो आप कहोगे सर जी 1 भाग करने वाला है और 3 भाग करने वाला है, तो एक कितने भाजक है? 2 भाजक है। भाजक मतलब भाग करने वाला। कितने भाग करने वाला? तो जो काट दे, काटने वाला 2 ही लोग हैं, तो 3 क्या है? अभाज्य है। देखिए आप बात करें 8 की, तो 8 को भाजक क्या उनको हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो ये 2 से ज्यादा हो गए, तो ये क्या हो? ये नहीं हो सकता। तो केवल 2 भाजक होंगे, यानी 2 फैक्टर होंगे, तो 2 गुणनखंड होंगे, 2 लोग काटने वाले होंगे संख्या को, तो वह भाज्य संख्या होगी। और जब जो 2 से ज्यादा हो जाए, 2 से ज्यादा भाजक, 2 से ज्यादा भाजक, भाजक मतलब काटने वाला, या इसी को बोलेंगे क्या? गुणनखंड बोल देंगे, या इसी क्या बोलेंगे? काटने वाली संख्या जो होनी चाहिए। तो 2 से ज्यादा हो, जैसे हम कहते हैं 16, तो 16 को 2 काटेगा, 8 काटेगा, 1 काटेगा, 4 काटेगा, 16, तो 2 से ज्यादा है, तो 16 क्या है? भाज्य संख्या है। तो ये अपने ओवरऑल क्लास 9th में पढ़ चुके हुए। एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो याद रखना है, वो कॉन्सेप्ट में बताता हूँ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट एक पूछा था आपसे, गुणनखंड वृक्ष क्या होता है? गुणनखंड वृक्ष, देखिए ध्यान से, गुणनखंड वृक्ष क्या होता है? गुणनखंड वृक्ष क्या होता है? जैसे हम कह दें 64 का गुणनखंड वृक्ष है, 64, क्वेश्चन लिख देते हैं, 64 का गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष बताइए। तो गुणनखंड वृक्ष होता क्या है? कुछ नहीं है, जैसे आप लासा निकालते हो ना, सेम वैसे करना है। 64 लिखना है, 64 को पहले छोटी संख्या काटना है 2 से, तो जब 2 से काटोगे 2 3 6, जो कटेगा इधर लिखना है 2 3 6, फिर 2 दूना 4, 32 बार गई ये, मतलब ऐसे काट के इधर लिखना। अब ये तो 2 को फैक्टर नहीं कर सकते, फैक्टर ही करना है, 2 को फैक्टर नहीं कर सकते। 32 को काट सकते हैं, कितने से? 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 1 कम 2, 2 6 बार 16। अब इनमें से कौन कटेगा? 16 कट जाएगा। किससे कटेगा? 2 से, तो कितना आएगा? 8 आएगा। फिर कौन कटेगा? 8 कटेगा, कितने से? 2 से, कितना आएगा? 4 आएगा। फिर 4 कटेगा, कितने से? 2 से, फिर कितना आएगा? 2। अब कोई कटेगा? अब आपको कोई नहीं कटेगा, तो इसे बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष। क्या बोलते हैं? वृक्ष। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका फैक्टर ये है, ये फैक्टर है, ये इधर से जाओ लास्ट तक लेते जाओ, तो 64 का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने? 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणनखंड है। तो यानी ये इसका क्या होगा? इसी बोला जाता है गुणनखंड वृक्ष या वृक्ष गुणनखंड बोला जाता है। ठीक है, ट्री फैक्टर कहते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो आसानी से करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस काटना है। जैसे हम कह दें फ्रेंड्स आपको कि 75 बताइए, तो 75 को पहले छोटी छोटी संख्या काटिए, 3 से कट जाएगा, 3 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 5 को काटेंगे 5 और 5 25। अब कोई कटेगा इनमें से? नहीं कटेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? गुणनखंड वृक्ष हो जाएगा। ओवरऑल समझ में गई ना? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आपको एक चीज और याद रखना है, एक फार्मूला याद रखना है। क्या?
जो आपका पहला चैप्टर है वो लासा मासा से संबंधित है। तो लासा मासा निकालने के दो तरीके हैं, ध्यान सुनिएगा। जो आपका एक्सरसाइज है उसमें आपको लासा और मासा निकालना है, लासा और मासा। तो लासा के लिए आप क्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या से निकाल सकते हो, अभाज्य गुणनखंड करके निकाल सकते हो, मासा भी अभाज्य गुणनखंड कर निकाल सकते हो, और भाग विधि से आपने सीखा भी होगा। ठीक है, जैसे हम एक कह दें, एक क्वेश्चन कह दें छोटा सा, 16 और 48 का लासा और मासा बताओ। 16 और 48 का लासा और मासा बताओ। तो 16 48 का लासा, तो पहले 16 का हम लासा निकालने जाएंगे तो दो फैक्टर कर लेंगे। सुनिए, 16 का अगर हम लासा निकालेंगे 16 का, तो दो फैक्टर कर लेंगे, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तोड़ लिए। इसी तरह 48 का निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये आया कहां से ये बताते हैं। आप देखो, 2 का लासा निकालोगे ऐसे, कितनी बार गया, 4 बार। ठीक है, इसी तरह 48 का लासा निकाल लिख देंगे। इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इनमें से हम लासा निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, लासा। लासा निकालते वक्त कहता है जो कॉमन हो उसको लिख लो। तो कॉमन ये एक बार आ गया, ये कॉमन है एक बार आ गया, ये कॉमन है एक बार आ गया, ये कॉमन है एक बार आ गया, और जो बचा है उसको भी उतार लिया जाता है। लासा कहता है जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, और जो बचा रहेगा, जो चीजें एक्स्ट्रा होंगी, चाहे इसमें हो या इसमें हो, दो में से किसी में भी होगा वो भी आ जाएगा। तो ये लासा हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 48 लासा हो गया। अगर मासा निकालते तो मासा कहता है उभयनिष्ठ कर। जो उभयनिष्ठ हो, क्या हो, उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ में कौन कौन था, देखो ये ध्यान, यही तो उभयनिष्ठ था हमारा। तो यही हो जाएगा 2 2 2 2 2, कितना हो जाएगा, 16। बात समझ में आ गई ना। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया है कि आपको लासा कैसे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड करके निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने बुक पर आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 करते हैं, यानी प्रश्नावली संख्या 1 करते हैं। 1.1 करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, आपके इस साइड डिस्प्ले पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब हम हाथ में बुक लिए क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, पहला सवाल, और पहला सवाल है 945। 945, इस 945 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने मतलब उसका लासा ले लेना, लासा निकालना। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अभाज्य गुणनखंड रूप कैसे लिखेंगे, 945। अब 945 को कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम इसका फैक्टर कर लेंगे। अगर नहीं आता तो आप रफ में इस 945 का लासा निकाल लो। कितने से काट दें, 3 से, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 एक कम 3। अब गलती यहां होगी, ध्यान सुनिए, 3 एक कम 3, 2 अंक लेंगे, 0 बढ़ेगा तो आपका 5 आ जाएगा। फिर काटेंगे 3 से, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। अब 5 से, 5 सते 35 और 7 एक कम 7। तो 3 कितनी बार, 3 बार, 5 कितनी बार, 1 बार, और 7 एक बार। तो अब कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो अब इसको लिख देंगे 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 लिखा ही नहीं जाता, 7 की पावर 1 नहीं। तो यही है इसका आंसर। तो ये इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड रूप। ये नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट ये लिखना है। ये आपको एक साइड रफ में करना है, अगर नहीं आ रहा है तो। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये क्या करना है, रफ में करके इस तरह फैक्टर रूप लिख देना। बस ये लिखना है 945 का अभाज्य गुणनखंड रूप इक्वल टू 3 की पावर 3 गुणे 5 गुणे 7
आपका यही क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल देखिएगा। सवाल अगला है दूसरा, इसका दूसरा सवाल है 140 को, किसको 140 को लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो लिखेंगे कैसे, अभाज्य गुणनखंड रूप, अभाज्य गुणनखंड रूप, अभाज्य गुणनखंड रूप। ठीक है, कैसे लिखेंगे 140 को, देखो तोड़ना सीखो। 140 के अंदर 140 है तो इसको 7 गुणे 2 लिख देंगे, 14 हो जाएगा। क्या 14 दाम में 140 होता है, नहीं होता। एक छोटा सा एग्जांपल लिख दो, अगर हम इसको लिखे, ध्यान सुनिएगा, अगर नहीं आ रहा ना, सबसे अच्छा 140 का लासा निकाल लो। 2 7 14, फिर 2 से काटेंगे तो 35, फिर कितने से काटेंगे 5 से, तो 7 आ गया, फिर 7 से। आप ऐसे कर लीजिए, नहीं आ रहा तो पहले इसको 2 से भाग करो, मन में करना है। देखो 2 से भाग करोगे तो 2 यहां लिख लो, 2 से भाग करोगे, 2 से जब भाग करोगे 140 को, देखो ध्यान से, 2 से भाग करोगे, 2 यहां लिख लो, 2 7 14 है ना, 70 आ जाएगा। 70 को फिर 2 से भाग करोगे 35 आ जाएगा। 35 को 5 से भाग करोगे 7 आ जाएगा, और 7 कटेगा ही नहीं, और जो नहीं कटेगा वही लिख उठेगा। बात समझ में आ गई। तो अब इसको लिख देंगे 2 की पावर 2, 5 गुणे 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आप लासा निकाल कर भी लिख सकते हो, अगर ओरल आ रहा है तो ओरल भी लिख सकते हो, आपको जैसा आ रहा है वैसा कर सकते हो। कोई डाउट। अब तो यहां तक बात समझ में आ गई ना फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, देखो ये तीसरा सवाल कितना है, यूपी बोर्ड 2022 में भी आया। ठीक है, तीसरा सवाल है 156। अब 156 को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अब पहले 2 से काट देते हैं, ध्यान सुनो, मन में 2 लिख लिए, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 7 14 और 2 8 16, यानी 2 7 14 और 2 8 16, 78 आया। अगर इस 78 को 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 9 18, यानी 39 आ जाएगा। तो 39 हो गया। अब 39 किससे कटेगा, 3 से, तो 3 और फिर 13 आ जाएगा, 13 कटेगा ही नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड का रूप हो जाएगा। यानी 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13। बताओ बात समझ में आ रही है ना। ये जितने क्वेश्चन है आपके राजीव प्रकाशन के हैं 1.1 के। अब आप ईमानदारी से बताइए, क्या ये जो पहले सवाल में आपका 11 सवालें हैं, क्या ये 11 सवाल आप नहीं कर पाओगे, सबका ऐसे फैक्टर रूप ही तो लिखना है। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपके जो बाकी 8 सवाल बचते हैं, ये आपका होमवर्क होगा, आप घर पर या आपकी वीडियो देखने के बाद इसका फैक्टर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब दूसरे सवाल पढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल आपको दिख रहा होगा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है। यानी आपको क्या करना है, एक फार्मूला होता है, फार्मूला यहां लिख दे रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मान लो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर जो होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है, ये जांच भी करना, और ये प्रूफ भी होता है, फार्मूला है। जैसे पहला सवाल आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पर, देखिएगा क्या दिख रहा है, 26 और 91। अब ध्यान सुनिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिए, एक सवाल समझ लीजिए, बाकी आप अपने मन से कर पाओगे। 26 और 91, सबसे पहले क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। हमने आपको बताया था एचसीएफ निकालो या फिर एलसीएम निकालो, दोनों का एक ही तरीका है, क्या, अभाज्य गुणनखंड फैक्टर। तो जब एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो 26 का हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 26 को क्या लिखेंगे, 26 को लिखेंगे भाई 2 से काटेंगे, 2 2 1 कम 2 2 दिए 6, 13 दूनी 26, क्या कटेगा, अब नहीं कटेगा। 91 क्या लिखेंगे, 63 91, 13 गुणे 7 लिखेंगे। लासा निकाल, एक लिख कहां से पा रहे हैं आप, इस 91 का लासा निकाल लीजिए, 7 से भाग करिए 13 आएगा, फिर 13 से भाग करिए 1 आएगा, इसी दोनों लिखा जा सकता है।
समझ में आ रहा है? अभाज्य गुणनखंड ही करना है, यानी 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब एचसीएफ देखो, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। क्या होता है? उभयनिष्ठ, यानी दी गई संख्याओं में जो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या होगी, तो इनमें उभयनिष्ठ जो आपका संख्या क्या दिख रहा है दोनों में, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब एलसीएम कहता है जो उभयनिष्ठ है उसको लिख लो, और जो बचा हो उसको भी लिख लो। बचा क्या? 2 और 7, 2 गुणे 7। समझ में आया? अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो दोनों में उभयनिष्ठ संख्या ले लो। एलसीएम निकालना हो, जो उभयनिष्ठ है उसको लिख लो, और जो बच गया उसको भी लिख लो। तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब क्या करना है आपको? जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है कि जो हमने निकाला है सही है कि गलत है। तो हमको पता है जांच कैसे करना है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी लासा गुणे मासा। पहली संख्या कितनी है? 26 है। दूसरी संख्या कितनी है? 91 है। लासा कितना है? 13 गुणे 2 गुणे 7 है, और मासा कितना है? 13 है। अब आप गुणा मत करिएगा, इसको भी अभाज्य गुणनखंड बना दीजिए। 26 को हमने लिखा है क्या? 2 गुणे 13। 91 क्या लिखा है? 13 गुणे 7 इक्वल टू 13 गुणे 2 7 गुणे 13। क्या जो चीज इधर लिखा है वही चीज तो इधर भी लिखा है, यानी दोनों पक्ष बराबर है, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। बात समझ में आ गई? तो आपको यही करना है। तो आपको जो आगे सवाल 2 सवाल दिख रही है, उसमें जो सवालें आपको दी गई है उसका पहले फैक्टर करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे। ला नहीं आता, लासा निकाल करिएगा, फिर उसका मासा निकालिएगा, फिर लासा निकालिएगा। मासा निकालने के लिए जो सब में कॉमन है उसको लिख लीजिएगा, और लासा निकालने के लिए जो कॉमन हो उसको तो लिखिएगा ही लिखिएगा, और जो बचा होगा उसको भी लिख लीजिएगा। फिर जब दोनों बात हो जाए तो आपको जांच करना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा से। तो दोनों को गुणा कर दीजिएगा। अब एक बात और याद रखिएगा, गुणा करके मत दिखाइएगा, आप यहीं पे इसका फैक्टर निकाले रहोगे। पहले ही अभाज्य गुणनखंड उसको लिख दीजिएगा, इधर लिखा रहेगा। दोनों पक्ष बराबर होंगे तो LHS बराबर RHS कर दीजिएगा। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? 510 और 92। तो हम पहले 510 का क्या निकालेंगे? अभाज्य फैक्टर, और 92 का भी क्या निकालेंगे? अभाज्य फैक्टर। तो 510 को कैसे निकालेंगे? आपको पता है, 2 से काटेंगे, या फिर आप सबसे आसान तरीका 1 मिनट लगेगा रफ में ऐसे फिगर में कर लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब कितने से काटे? 3 से काट दें, 3 8 24, 3 5 15। अब 5 से काट दें, 17 आ गया, और फिर 17 कम 17 हो गया। तो इसका कितना आया? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आ गया। 92 का इसी तरह तुरंत निकालेंगे, तो आप निकाल लीजिएगा रफ में, ठीक है। 92 का निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 23 आएगा, फिर 23 ही काट जाएगा, एक ही बार आ जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। तो ये दो देखो, 2 दूना 4, 4 3 12, 2 4 दूनी 8 9, ठीक है, सही है। अब इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे पहले। एचसीएफ के लिए निकाल कॉमन, कॉमन में कौन है? केवल 2 ही तो है कॉमन में। फिर एलसीएम कब निकालेंगे? एलसीएम के लिए जो कॉमन हो वो तो लिखो, और जो बचा हो उसको भी लिख लो। ऊपर वाला पहले लिख लेते हैं, और फिर नीचे वाला लिख देते हैं। ये हमारा एलसीएम हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब हम क्या करेंगे इसके बाद? आप लोग बताइए। इसके बाद जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे। इसके बाद जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है। पहली संख्या कितनी है? 510, और गुणे कितना है? 92। लासा कितना है? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, और मासा कितना है? 2। अब हमने कहा था इसका फैक्टर लिख दीजिएगा, और दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, और जब बराबर आ जाएगा तो आपका LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? क्या ये सवाल आप कर पाओगे? आपको प्रूव कर सकते हो? तो एक सवाल आपके पास बची है, तीसरी सवाल। आप उस सवाल का आंसर कर बता दीजिएगा कमेंट में कि हाँ बराबर है कि नहीं है, और वो आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है।
अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आसान सा सवाल है, एक सवाल बताएंगे। अब आपको अभाज्य गुणनखंड विधि वही फैक्टर विधि करना है, तो उसका लासा और मासा निकालना है। जैसे तीसरे का पहला सवाल आपके डिस्प्ले में दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 12, 15 और 21, इसका हमें लासा मासा निकालना है। तो पहले 12 का फैक्टर कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड, और फिर 15 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे, फिर 21 का प्राइम फैक्टर। 12 के लिए 4 3 12 यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। लासा निकाल लीजिएगा, नहीं आ रहा इस क्रम में तो ठीक। 15 के लिए 3 5 15, 3 गुणे 5 हो जाएगा। 21 के लिए 3 7 21 हो जाएगा। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हमने कहा जो कॉमन हो, कॉमन क्या है, 3 है कि नहीं है सब में, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, और जो बचा होगा, इसमें क्या बचा है, 2 बार 2, इसमें क्या बचा है 5, इसमें क्या बचा है 7, यही हमारा क्या है आंसर। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंच 60, 7 छंग 42, 420 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही फ्रेंड्स? ठीक है, तो आप तीसरे सवाल की जो बाकी 2 बचे हैं उसका लासा और मासा निकाल सकते हो ना। तो ये 1 से लेकर 3 तक के सवाल में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर प्रॉब्लम है तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, आपको पूरी समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4 देखिए फ्रेंड, देखो सवाल नंबर 4 करे यदि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये आपको जो दिया है ना, ये 306 और 657 संख्या है। चौथी सवाल देखिए ध्यान से, 306 और 357, इसका एचसीएफ दिया गया है। इसका एचसीएफ आपका कितना है 9, और हमें एलसीएम निकालना है। तो आप बताइए, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये मासा है, लासा निकालना है। तो हम आपको बताए थे, ठीक है, सूत्र के अनुसार हमें पता है, क्या पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ निकाल सकते हो। तो पहली संख्या कितना दिया है 306, कोई भी पहली मान लो। दूसरी संख्या 357 इक्वल टू एलसीएम हमें निकालना है, और एचसीएफ का मान 9 दिया है। 9 गुणे में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 306 357 भागे 9 इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा, भाग कर देंगे। ठीक है, 9 से इसको 9 त्रिक 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या है एलसीएम है। इसको गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे फार्मूले से सवाल को लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई ना? चलिए, तो हम लोग इस सूत्र को याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीजें हैं आपके। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि एचसीएफ 225 60 का बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x है, तो 10 का मान क्या होगा। यानी देखो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सवाल क्या कह रहा है 5 नंबर सवाल में, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 225 और 60 ये दो संख्या आपके पास, इसका जो एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना है 225 गुणे 5 माइनस 10x है, माइनस 10x है, तो x का मान निकालना है। तो अच्छा ये बताइए, सबसे पहले ये सब एचसीएफ बराबर दिया है, तो हम इन संख्याओं का एचसीएफ निकाल के यहाँ कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो हमें पता है इस 225 को, ध्यान से देखो, यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो भी छोड़ दो उसको। तो 225 का फैक्टर कर लेते हैं और 60 का फैक्टर कर लेते हैं। 225 को पता है ये 15 15 में 225 होता ही नहीं होता, 15 गुणे 15 होता है, और 15 को और तोड़ेंगे 3 बचे 15,
यानी कै बार आएगा, 3 गुणे 5, फिर 3 गुणे 5। आप ऐसे फैक्टर कर लीजिए और आसान हो जाएगा। आपको जितना स्क्वायर क्यूब याद है उतनी जल्दी कर पाओगे, नहीं आता तो लासा निकाल लीजिएगा। ठीक है, 25 9 225 होता है। 9 को 3 बार लिखेंगे, 3 को 2 बार और 5 को 2 बार लिखेंगे। 60 को क्या होगा, 15 चौको 60 होता है। 4 को 2 बार और 15 को 3 गुणे 5 गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 3 12 5 60, 3 पचे 15, 3 पचे 15 99 225। अब यहां से हम निकालेंगे क्या, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। और एचसीएफ हमारा क्या, जो कॉमन होगा। कॉमन क्या क्या ध्यान से देखिए, एक कॉमन ये है और एक कॉमन ये है, और कोई कॉमन है नहीं, तो कॉमन में 3 और 5 है, इक्वल टू कितना आएगा, 15। एचसीएफ 15 आया है, एचसीएफ कितना आया, अब 15, और यहाँ एचसीएफ बराबर दे रखा है, यानी ये वैल्यू जो होगी एचसीएफ के बराबर होगी, अर्थात ये वैल्यू 15 के बराबर होगी। तो हमें पता है 225 गुणे 5 माइनस 10x इक्वल टू 15। क्यों, क्योंकि एचसीएफ का मान हमने 15 रख दिया। यहाँ लिख देंगे एचसीएफ का मान रखने पर, ठीक है, एचसीएफ का मान रखने पर। अब यहाँ हल कर लेंगे बस खाली। अब आपको पता अच्छी तरह से कि जब अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ से इस सब जगह घट जाएगा, तो माइनस 10x बराबर 15 माइनस, देखो ध्यान से इसको क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात ध्यान से देखना, ये माइनस हो जाएगा 225 और गुणे 5। तो अगर बताओ, अगर हम ध्यान से मेरी बात ध्यान दो, अगर माइनस 10 यहाँ है और यहाँ पर हम माइनस 15 कॉमन ले लें, तो आपको क्या बचेगा, -1 बचेगा, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 गुणे 5 ही तो बचेगा। अगर ये 15 से, ध्यान सुनो मेरी बात, अब क्यों ऐसा करें, क्योंकि हमें कल सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा देखते हैं ध्यान से। तो अब देखो ध्यान से इसके आगे, अगर इसको गुणा कर देखो, 15 पचे 75, 15 पचे 75, और 75 में से एक जाएगा 74, तो 15 यहाँ बचा कितना, 10x माइनस में और 74, देखो ध्यान से 15 पचे 75, 75 में से एक जाएगा 74, यानी 74 गुणे माइनस कितना, देखो ना माइनस माइनस यहाँ काट दे, माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ माइनस बचेगा 10 बचेगा, और ये 74 गुणे कितना आ जाएगा, 15, इसको काट देंगे, तो देखो ध्यान से कैसे काटेंगे, 15 और 5 दूनी 10, दूसरे काटेंगे, 37 दूना 74, x का मान हमारा आ जाएगा 37 3 7 21, 3 3 9 2 11, 111, x का मान कितना आ जाएगा, 111 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है, यदि एचसीएफ 120 और 225 का 15 हो तो लासा ज्ञात कीजिए। क्या सवाल नहीं कर पाओगे, आपको सवाल नंबर 4 की तरह है, जैसे हमने 4 बताया ना, इस सवाल कर लीजिएगा। जो सवाल नंबर 4 एक ही जैसे सवाल नंबर 4 था वैसे ही तो 5 है, सॉरी 6 है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 देखिए, 6 कर लीजिएगा, होमवर्क है। सवाल नंबर 7 देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 7 कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 और प्लस 4 अभाज्य संख्या है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है, इसे हमें व्याख्या करके बताना है कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है, ये एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, ये बताना है। अब ध्यान से, अगर अभाज्य संख्या होगी तो किसी से कटना नहीं चाहिए। अब इसको हल करते हैं, ऐसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा, गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे, बढ़ती आई 36, यहाँ देखो बढ़ती है 36 गुणे 101 प्लस 4 इक्वल टू 36 से कम 36 और 36 से कम 36 प्लस 4, और फिर हल करेंगे 36 4 40, और यहाँ पर एक संख्या आ गई, और इस संख्या का हम अभाज्य फैक्टर निकाल सकते हैं, इस संख्या का अभाज्य फैक्टर निकाल सकते हैं। तो क्योंकि ये संख्या का अभाज्य फैक्टर निकल आ गई और एक से ज्यादा अभाज्य फैक्टर हो गया, तो वो संख्या भाज्य हो जाएगी, अभाज्य नहीं होगी। इस 36 से 40 का निकाल देंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 36 से 40 का निकाल देते हैं यहाँ अलग से, 2 एकम 2 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 दहम्मा 20, फिर काटेंगे 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे 5 से 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 13 से काटेंगे 63 91 7 आया। तो इसको हम फैक्टर क्या हुआ, 2 3 बार आया है और 5 एक बार, 7 एक बार, 13 एक बार,
तो हम यहाँ लिख देंगे कि इसका क्या लिख देंगे, अतः, ऐसे लिख देंगे, अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। बात समझ में आ गई ना? तो आपको ऐसे हल कर बता देना है, सिंपल सा तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर और बाकी सवाल है, जो 7 साल हो गए, 8 साल बचा है, अगर 8 साल लगाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, यानी अगली वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर 1.1 समाप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों को शेयर कर दीजिएगा, और पसंद आया हो तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।